वालेकुम सलाम। नहीं नहीं। हाँ वो नेट बीच में गया था। अब ठीक हुआ है। इधर यही बेहतर है सबसे। टेलीनॉर का बस मुझे पता नहीं, अलबत्ता जोंग तो नहीं आते। जी बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी आपको?
जी बच्चों, आवाज आ रही है अब आप लोगों को? बेटा हाइड्रोजन के केस में रिडक्शन पोटेंशियल भी पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल जो था ना और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था, वो दोनों क्या थे? इक्वल थे हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन के केस में रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल था, इसीलिए वो कैंसिल होके जीरो हो जाता है। लेकिन जिंक के केस में तो ऐसा नहीं था। जिंक के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था रिडक्शन पोटेंशियल से। कॉपर के केस में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। तो आंसर जीरो तब आएगा जब दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे। इसका मतलब दोनों वैल्यूज जब पॉजिटिव होंगी फिर कैंसिल होता है। ये बात जरा इसको देखना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी +1 है, रिडक्शन पोटेंशियल भी +1 है, तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो ये +1 इधर आके क्या होगा? -1 होगा ना। फिर आंसर जीरो आएगा। दोनों का डिफरेंस, यानी कि हाइड्रोजन के केस में दोनों पोटेंशियल पॉजिटिव में थे। रिडक्शन पोटेंशियल भी पॉजिटिव में था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पॉजिटिव में था। और जब हम उसको इधर ला के साइन चेंज करेंगे तो फिर आंसर जीरो आएगा ना। अच्छा, पहले आप हाइड्रोजन की बात सुन लो। हाइड्रोजन के केस में दोनों पोटेंशियल बराबर थे, इसलिए दोनों कट जाते हैं। लेकिन जिंक के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और कॉपर के केस में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर आपने इनकी वैल्यूज से इनको पहचानना है, अगर आपने इनकी वैल्यूज से इनको पहचानना है कि इनका कौन सा पोटेंशियल है, तो जो इनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी ना वो इनकी नेचर होगी। तो जिंक के केस में जो पॉजिटिव वैल्यू थी ना वो थी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की +0.76। तो इसका मतलब है उसका पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडाइज होने का है। और कॉपर के केस में जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो कौन सी थी? रिडक्शन पोटेंशियल वाली। तो इसका मतलब है उसकी जो नेचर है वो रिड्यूस होने की है। अच्छा जी, तो अब हमने किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है तो हम उसको कंपेयर करेंगे शी के साथ। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय कंपेयरिंग इट विथ शी। हम उसको शी के साथ कंपेयर करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड का आपने पोटेंशियल मेजर करना है, तो लेट से हमने जिंक का पोटेंशियल मेजर करना है, तो उसके लिए हम गैल्वेनिक सेल क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? हम बनाते हैं गैल्वेनिक सेल। तो एक हाफ सेल में हमारे पास जिंक होगा, यानी कि जिसका आपने पोटेंशियल मेजर करना है। तो एक हाफ सेल में हम क्या ले रहे हैं? जिंक। और जिंक जो इलेक्ट्रोड है उसको उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करना है, तो इसको हम 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर देंगे। और दूसरे हाफ सेल में आपने क्या लेना है? दूसरे हाफ सेल में आपने लेना है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो शी में बेसिकली हमारे पास ग्लास ट्यूब है और यहाँ से हम इसको हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे। इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और इसको हमने डिप किया हुआ है किसमें? एसिड सॉल्यूशन में 1 मोलर। ये हमारे पास है 1 मोलर हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस जो है ना उसकी सप्लाई देंगे 1 atm प्रेशर पे। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ?
वोल्ट मीटर के साथ। जी, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन खुद ब खुद होगा। गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन खुद ब खुद होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये जो गैल्वेनिक सेल होता है या वोल्टेक सेल होता है, इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि रिएक्शन खुद ब खुद होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसीलिए यहां पर हमें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं होती, यहां पर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर की मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका पोटेंशियल कितना है। वोल्ट मीटर हमें यह बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा और करंट किस से किस तरफ फ्लो हो रहा है। तो अब जिंक और हाइड्रोजन हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया और एक्सटर्नली ये दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ थ्रू वोल्ट मीटर। इंटरनली हमने इनको कैसे कनेक्ट करना है? थ्रू सॉल्ट ब्रिज। इन दोनों हाफ सेल्स के दरमियान क्या कौन सा एपरेटस होता है? सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, आवाज आ रही है सबको? जी, तो हमने क्या किया, एक हाफ सेल में उस इलेक्ट्रोड को ले लिया जिसका पोटेंशियल हमने मेजर करना है और दूसरे हाफ सेल में हमारे पास है शी और इन दोनों को हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया है और इंटरनली हमने इन दोनों को किसके थ्रू अटैच कर दिया? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने इनको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू अटैच कर दिया। अब क्या होगा? जिंक और हाइड्रोजन में किसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है? जिंक और हाइड्रोजन में किसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है? जिंक का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है। तो क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रोड के जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और वो जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएगा। तो जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और वो जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो जाए वो एनोड बन जाता है। तो इस केस में जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है तो जिंक एनोड बन गया। इस केस में जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है तो जिंक क्या बन गया? एनोड। गैल्वेनिक सेल में हम ये कहते हैं कि जिस पे ऑक्सीडेशन हो जाए वो एनोड हो जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो हम ये कहते हैं ना कि वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है वो एनोड होता है और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है वो कैथोड होता है। वहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहां पर उल्ट हो जाता है, यहां एनोड पे नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पे पॉजिटिव होता है। क्यों? अब जिंक की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाए वो एनोड बन जाता है। अब चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इसीलिए यहां पर एनोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे किसकी तरफ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा जिंक से हाइड्रोजन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ है। तो ये जो वोल्ट मीटर की नीडल है वो हमें ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से इस तरफ है और ये जो वोल्ट मीटर है ये एक खास रीडिंग हमें दे देगा। ये हमें रीडिंग दे देगा 0.76 वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ हो रहा है। इसका मतलब जिंक ने जो है ना लूज किया है और हाइड्रोजन उसको गेन करेगा। और वोल्ट मीटर आपको रीडिंग भी बताएगा। वोल्ट मीटर इस केस में आपको रीडिंग बता रहा है 0.76। अब जो सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन है वो जाएंगे और वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वहां पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो यहां पर आपको बबल्स प्रोड्यूस होंगे। तो
तो इस केस में जो शी है वो किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, कैथोड के तौर पे, और इस कैथोड पे है पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम जिंक को शी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जिंक एनोड बन जाता है और जो शी है वो कैथोड बनता है। ठीक है, और जब शी जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करे, इसका मतलब है वहां पर हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो जब यहां पर बबल्स प्रोड्यूस हो, जब शी वाले कंपार्टमेंट में बबल्स प्रोड्यूस हो, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो जब शी वाले कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन गैस बने, इसका मतलब शी जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां हुआ, जिंक से हाइड्रोजन की तरफ हुआ। तो जो वोल्ट मीटर है वो हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ है, और इसका जो पोटेंशियल है वो 0.76 वोल्ट्स है। तो जिंक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जिंक का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा प्लस 0.76। बेटा आपने शी का पोटेंशियल निकालना ही क्यों है? अली के इरादे ठीक नहीं लग रहे। हम ये कह रहे हैं कि शी का पोटेंशियल होता ही जीरो है, अली कह रहा है हमने फिर जो है ना शी का पोटेंशियल निकालना है। जी अली बेटा, शी का तो पोटेंशियल जीरो होता है, तो आप कह रहे हो हम फिर शी का पोटेंशियल निकाल लें। शी का पोटेंशियल क्यों निकालना है हमने, शी का तो पोटेंशियल जीरो है। अच्छा जी, शी का पोटेंशियल जीरो कैसे है? अभी हमने शुरू में क्या बात की थी कि हाइड्रोजन के केस में जितना ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है उतना रिड्यूस होने का पोटेंशियल है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो पोटेंशियल जीरो आएगा। लो भाई, अब हम कॉपर का पोटेंशियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। लेट्स से आपने कॉपर का पोटेंशियल मेजर करना है कि कॉपर का पोटेंशियल कितना है। तो अगेन हमारे पास दो इलेक्ट्रोड, दो हाफ सेल्स हैं। एक में हमारे पास है जी कॉपर, और एक हाफ सेल में है हमारे पास शी। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस की सप्लाई देंगे। यहाँ पर हमारे पास ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और इसको डिप किया हुआ है हमने 1 मोलर HCl सोल्यूशन में, यानी कि सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस भी हैं। और ये जो कॉपर है इसको हमने डिप किया है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो ये हमारे पास कॉपर है और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के साथ। और इन दोनों को इंटरनली भी हमने कनेक्ट किया सॉल्ट ब्रिज की मदद से। ये हमारे पास है जी सॉल्ट ब्रिज। लो भाई, अब कॉपर और हाइड्रोजन के केस में किसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर और हाइड्रोजन में किसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है? तो कॉपर और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस यहां आएगी। तो हाइड्रोजन गैस आएगी और वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और हाइड्रोजन आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स किसने लूज किए, शी ने। तो अब जो शी है वो एनोड बन जाएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड बन जाएगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा
जी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा शी से कॉपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कॉपर के पास, तो सॉल्यूशन से आएंगे कॉपर आइंस, वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और कॉपर वहां डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां पर कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन, तो ये बन जाएगा कैथोड, और यहां इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब वोल्ट मीटर ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शी से कॉपर की तरफ है। तो इसका मतलब है कॉपर जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा वो होगा 0.34 वोल्ट्स। जी वो क्या होगा, 0.34 वोल्ट्स। जी बच्चों क्लियर है। इस तरह हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं शी के साथ। ठीक है, अगर शी जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और अगर शी एनोड के तौर पे एक्ट करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन आइंस में चेंज हो जाएगी। वोल्ट मीटर हमें वैल्यू बताता है, वोल्ट मीटर हमें वैल्यू बताता है। जी अब हमारे पास जो है ना 5 से 10 मिनट की ब्रेक है, नमाज की ब्रेक है। तो बस अब हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रह गया है। अब हमने सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करनी है और उसकी एप्लीकेशन की बात करनी है। जी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, बस अब हमारा जो टाइम आ गया है क्वेश्चंस करने का। प्लाटिनम जो है ना वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो खुद रिएक्ट नहीं करता प्लैटिनम, लेकिन वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां, जिसके ऊपर रिएक्शन हो जाता है। मतलब प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस आती है और अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, या प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन आइंस आते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो प्लैटिनम खुद इन्वॉल्व नहीं है केमिकल रिएक्शंस में। प्लैटिनम एक मीडियम है जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि प्लैटिनम जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अभी हम सॉल्ट ब्रिज की बात करेंगे। अभी मैं गल्वेनिक सेल बनाऊंगा जिंक और कॉपर के दरमियान। अभी हम गल्वेनिक सेल बनाएंगे जिंक और कॉपर के दरमियान, फिर हमें सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे। ठीक है, जल्दी से हम नमाज की ब्रेक कर रहे हैं, तो नमाज पढ़ाते हैं जल्दी से। 5 मिनट्स इनफ है।
जी बच्चों, जी पढ़ ली सबने नमाज? जी बेटा कर लो क्वेश्चन। अगर उसका उससे रिलेटेड अगर मैंने आगे पढ़ाना है तो फिर मैं आपको कहूँगा कि उसका आंसर आगे है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो फिर मैं जवाब दे दूंगा। जी क्वेश्चन कर लो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो बैटरी के जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, इसलिए एनोड पे पॉजिटिव होता है। और जो कैथोड होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, इसलिए उसमें नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ एनोड पे नेगेटिव आ जाता है। और जो कैथोड होता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आइंस जाते हैं कैथोड की तरफ। तो जब पॉजिटिव आइंस वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ कैथोड पे पॉजिटिव आ जाता है। जी आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जी सारे बच्चे आ गए हैं? जी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कि क्योंकि उसके एक मोल में दो हाइड्रोजन आयंस होते हैं। जी अब हमारे पास गैल्वेनिक सेल जो है, अब इस गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, हमारे पास दो हाफ सेल्स होते हैं। तो एक में हम ले रहे हैं जिंक। जी एक तरफ है हमारे पास जिंक और दूसरे हाफ सेल में हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। और इस हाफ सेल में है हमारे पास कॉपर। जी ये है हमारे पास कॉपर और ये है हमारे पास जिंक। जिंक को डिप किया है जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन में, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर को डिप किया है कॉपर के 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन में, दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में कॉपर आयंस भी हैं और सल्फेट आयंस भी हैं।
इधर इसी तरह यहाँ पर जिंक आयंस भी हैं और सल्फेट आयंस भी हैं। एक्सटर्नली इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर के साथ, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल में है, इसमें ये गैल्वेनिक सेल है, इसमें केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होगा। और इन दोनों को इंटरनली हमने कनेक्ट कर दिया है सॉल्ट ब्रिज की मदद से। ये हमारे पास है जी सॉल्ट ब्रिज। ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है, यू ऐसे होता है ना, तो ये यू जो है ये उल्टा है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है। ग्लास की ये ट्यूब बनी होती है, इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसका काम होता है कि इसके थ्रू आइंस की मूवमेंट होती है। इसके थ्रू क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आइंस। अभी हम इसका जिक्र करेंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। बेसिकली इसके थ्रू आइंस की मूवमेंट होती है जी। तो एक तरफ एक हाफ सेल में हमारे पास जिंक है और एक हाफ सेल में हमारे पास कॉपर है। जिंक को डिप किया है उसी के 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन में, कॉपर को डिप किया है उसी के 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन में, और इन दोनों को एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के साथ, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और सॉल्ट ब्रिज जो है इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, एक तरफ हमारे पास जिंक है और एक तरफ हमारे पास कॉपर है, इन दोनों में से किसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है? तो इन दोनों में से जिंक का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिंक इलेक्ट्रोड के जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो जिंक की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, इसलिए जिंक बन जाएगा एनोड। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा कि जिंक इलेक्ट्रोड के एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो सोल्यूशन आयंस बन के सोल्यूशन में आ जाएंगे, तो जिंक बन जाएगा एनोड। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे जिंक से कॉपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा जिंक से कॉपर की तरफ। अब अगर एक ने लूज किया है तो दूसरा लाजमी उसको गेन करेगा। तो अब सॉल्यूशन से जाएंगे कॉपर आइंस और कॉपर आइंस उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और वहां डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर आइंस ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और कॉपर वहां डिपॉजिट हो गया। तो एक एटम ने, एक इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे जो आइन है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस तरह ये सेल जो है कंप्लीट हो गया, एक ने लूज किया और दूसरे ने गेन कर लिया। एक्सटर्नली तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो वोल्ट मीटर हमें रीडिंग बताएगा। लेकिन इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? अगर आप गौर करो, जब जिंक आयंस बन के सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो जब जिंक आयंस बन के सोल्यूशन में आ रहे हैं तो ओवरऑल इस हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। इस हाफ सेल में कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिंक आयंस बन के सोल्यूशन में आने लग गए हैं। तो इस हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और यहां पे इस हाफ सेल में जो कॉपर आयंस थे, वो कॉपर आयंस वहां जाके डिपॉजिट हो रहे थे, तो सोल्यूशन से जो कॉपर आयंस हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब है इस हाफ सेल में सल्फेट आयन ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है इस हाफ सेल में नेगेटिव आयन ज्यादा हो गए हैं, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है। और ये बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। एक हाफ सेल में पॉजिटिव ज्यादा हो गया है और दूसरे हाफ सेल में नेगेटिव ज्यादा हो गया है। इन दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल रखना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, लेट्स से मैं ये कहता हूं कि इस हाफ सेल में 5 पॉजिटिव आयंस ज्यादा थे और इस हाफ सेल में 5 नेगेटिव आयंस ज्यादा थे। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव आयंस हैं, सल्फेट आयंस हैं, ये इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू मूव करके इधर आ जाएंगे। जो यहां पर 5 ज्यादा नेगेटिव आयन थे वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू मूव करके इधर आएंगे और वो 5 पॉजिटिव आयन को आके न्यूट्रल कर देंगे। तो इस तरह सॉल्ट ब्रिज का काम है दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल रखना। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल रखना, और इसके थ्रू आयंस की मूवमेंट होती है और खास करके नेगेटिव आयंस की मूवमेंट होती है। तो अगर आप सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दो तो क्या होगा,
तो जो सेल का पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू भी आता होता है, अगर आप सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दो तो क्या होगा, तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर जो सेल का पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। तो अब हम इस गैल्वेनिक सेल को कैसे शो करेंगे, क्या हुआ अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें, तो दो इलेक्ट्रॉन्स से कट जाएंगे, तो जिंक एज इट इज लिख दिया, कॉपर आयन एज इट इज लिख दिया, ये दोनों रिएक्टेंट साइड पर हैं। प्रोडक्ट साइड पे हमें क्या मिला, जिंक आयन और क्या बना, कॉपर। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो इस सेल को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये जो सेल की रिप्रेजेंटेशन है वो आपने समझनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। तो जिंक जो है वो चेंज हुआ है जिंक आयन में, तो जिंक, और ये साइन होता है इलेक्ट्रोड का, बीच में आपने एक लाइन लगानी है, ये साइन होगा इलेक्ट्रोड का। तो जिंक इलेक्ट्रोड चेंज हुआ जिंक आयन में, और फिर आपने दो लाइंस लगानी है, डबल लाइंस लगानी है। ये डबल लाइंस होती हैं सॉल्ट ब्रिज के लिए, ये किसको शो करता है, सॉल्ट ब्रिज को, और ये सिंगल लाइन शो करता है इलेक्ट्रोड को। और कॉपर आयंस चेंज हुए हैं कॉपर में, कॉपर आयंस चेंज हुए इलेक्ट्रोड कॉपर में। तो ये इस सेल की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस तरह ये है गैल्वेनिक सेल, इसमें रिएक्शन खुद ब खुद हुआ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब मैं अगर ये कहूं कि मैं इसका ऑपोजिट रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं, मैं ये करवाना चाह रहा हूं कि मैं कॉपर को ऑक्सीडाइज करवाऊं और जिंक को रिड्यूस करवाऊं, मैं ये रिएक्शन चाह रहा हूं कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो और जिंक जो है वो रिड्यूस हो। तो क्या ये पॉसिबल है जी, क्या ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है कि जिसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाए और जिंक रिड्यूस हो जाए? नहीं, क्यों? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिंक ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, कॉपर जो है वो रिड्यूस होना पसंद करेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने ये रिएक्शन करवाना है, अगर आपने ये रिएक्शन करवाना है, तो ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस केस में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। अब आपको एनर्जी देकर ये काम करवाना होगा, मतलब ये इनकी नेचर है, ये इनकी नेचर है कि जिंक ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर रिड्यूस होता है, ये इसकी नेचर है। लेकिन अगर आप उनकी नेचर के अगेंस्ट काम करना चाह रहे हो तो अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब ये कहलाएगा रिवर्सिबल सेल। अब ये क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल सेल। यानी कि अब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी ये काम करवाने के लिए। तो अब ये रिवर्सिबल सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिवर्सिबल सेल। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी सेल का हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जिंक क्या हो रहा था हमारे पास? जिंक हो रहा था ऑक्सीडाइज, और जिंक का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल कितना है? प्लस 0.76 वोल्ट्स। और कॉपर क्या हो रहा था? कॉपर हो रहा था रिड्यूस, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट्स। तो आपने किसी भी सेल का पोटेंशियल कैसे निकालना है? सेल का पोटेंशियल या सेल की ईएमएफ, इसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। ये आपने कैसे फाइंड आउट करना है? किसी भी सेल का जब आपने पोटेंशियल निकालना है तो उसको हम कहते हैं ई नॉट ऑफ द सेल। एक सेल का जो पोटेंशियल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? ई नॉट ऑफ द सेल। और वो किसके इक्वल होता है? ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन को आपने ऐड कर देना है। ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन को आपने ऐड कर देना है। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन कितनी है? 0.76, और ई नॉट रिडक्शन कितनी है? 0.34। तो इन दोनों का आंसर क्या आया? इन दोनों का आंसर आया प्लस 1.10 वोल्ट्स। तो इस सेल का पोटेंशियल आ गया
इस सेल की ईएमएफ आ गई 1.10 वोल्ट्स, तो वही सेल पॉसिबल है जिसका पोटेंशियल प्लस में आएगा। वही सेल पॉसिबल होता है जिसके ईएमएफ का आंसर प्लस में आए। लेट से अगर मैं ये रिएक्शंस उल्ट कर लेता, अगर मैं ये रिएक्शंस क्या कर देता उल्ट, मतलब जिंक आयन को रिड्यूस करवाता और कॉपर को ऑक्सीडाइज करवाता, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस 0.76 वोल्ट्स। तो इस केस में जिंक क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना। तो अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा लेकिन साइन माइनस का होगा, माइनस 0.76 वोल्ट्स। अच्छा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास प्लस में होता है 0.34 वोल्ट्स। तो इस केस में कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो उल्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट्स। तो अब आप इनको ऐड कर दो, तो ई नॉट सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड कर दो। ऑक्सीडेशन कितनी है, -0.34, रिडक्शन कितनी है, -0.76, आंसर क्या आता है, -1.10 वोल्ट्स। तो ये सेल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ईएमएफ का आंसर माइनस में आ रहा है। तो सिर्फ वही सेल पॉसिबल होता है जिसके ईएमएफ का आंसर प्लस में आए। ठीक है, एक सेल की ईएमएफ आप निकालोगे कैसे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर दोगे। अगर सेल का पोटेंशियल प्लस में आता है तो वो सेल पॉसिबल है, अगर सेल का पोटेंशियल नेगेटिव में आता है तो वो सेल पॉसिबल नहीं है। जी, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो मीडियम है, वो मीडियम है आइंस को कंडक्ट करवाने के लिए। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके थ्रू आइंस मूव कर सकते हैं ना। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट मूव कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके थ्रू आइंस मूव करेंगे। अगर आप सॉल्ट ब्रिज के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं लोगे तो फिर वो जो आइंस हैं उनकी मूवमेंट कैसे होगी। आइंस की मूवमेंट के लिए आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। जी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमने अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन स्केल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their standard reduction potential। जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जी, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो सबसे पहले आ रहा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो सबसे एंड पे आएगा। तो इसके लिए आपने एक न्यूम्यूनिक्स है, एक न्यूम्यूनिक्स आपने याद करना है। जी, न्यूम्यूनिक्स क्या है हमारे पास, लिटिल, केंजा, कैन, सेंट, मंकी, एलिफेंट, जिब्रा, क्रो। इसके आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं इन कैडमियम, निकल, टिन, लेड, हट, क्यूट, इंपोर्टेड, आयरन, सिल्वर, हैदराबादी, आयरन सिल्वर हैदराबादी बेंगल्स collected all over
फिनलैंड। जी ये निम्यूनिक्स जो है ना आपने याद कर लेना है। लिटिल किंजा कैन सेंड मंकी एलिफेंट जेब्रा क्रो इन कैडमियम निकल टिन लेड हट क्यूट क्यूट इंपोर्टेड आयरन सिल्वर हैदराबादी बैंगल्स कलेक्टेड ऑल ओवर फिनलैंड। जी लिटिल से जी लिथियम, ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, लिथियम। किंजा के से पोटेशियम, जी कैन कैल्शियम सोडियम, मंकी मैग्नीशियम, एलिफेंट यहां पर एल, ए से याद रखना है एल, फिर जिंक, फिर क्रोमियम, फिर ये जो आयरन है ये हमारे पास आयरन है +3, फिर कैडमियम निकल टिन लेड ये एज इट इज है, और हट का मतलब है ये हाइड्रोजन है। फिर हमारे पास कॉपर +2 है, और फिर कॉपर +1 है, और फिर इंपॉर्टेड इज आयोडीन, आयरन Fe+2, फिर सिल्वर है जी हमारे पास Ag सिल्वर, हैदराबादी मरकरी है हमारे पास Hg, उसके बाद बेंगल्स ब्रोमीन Br2 कलेक्टेड Cl कलेक्टेड से क्लोरीन ऑल ओवर इज गोल्ड Au, और फिनलैंड इज फ्लोरीन। तो सबसे कम जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लिथियम का है, और सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो फ्लोरीन का है। जी तो जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब है लिथियम का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना ये हमने किस बेस पे अरेंज किया है, रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे। तो लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -3.045, फिर पोटेशियम पे आ गए तो वो हो गया -2.925, यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा हो रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की छोटी वैल्यू है। -3.05 ये क्या है हमारे पास, छोटी वैल्यू है, -2.925 ये बड़ी वैल्यू हो गई है, फिर -2.87 हो गया। इस तरह रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, और जब जैसे ही हम हाइड्रोजन पे आते हैं तो हाइड्रोजन पे आके रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, 0। हाइड्रोजन के बाद रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, जैसे कि कॉपर है ये 0.34 वोल्ट्स हो जाएगा, कॉपर +1 जो है ये 0.521 वोल्ट्स हो जाएगा, और इस तरह ऊपर से नीचे ज्यादा होती जाएगी। और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज +2.87, जी +2.87। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो अगर आप गौर करो, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर सारे एलिमेंट्स हैं, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, इसका मतलब इन सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। नहीं, वैल्यूज सारी याद नहीं करनी, वैल्यूज नहीं याद करनी है आपने, सिर्फ आपने ये सीक्वेंस याद करनी है, वैल्यूज जो हैं वो आपको गिवन होंगी। ठीक है, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, तो इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा। अब जब भी दो मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, लेट से अगर मैं आपको ये कहता हूं कि हमारे पास एक एलिमेंट आ गया जिंक और एक एलिमेंट आ गया आयरन, जब भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब एक है हमारे पास जिंक और एक है हमारे पास आयरन, तो जब भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो जो सीरीज में ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जो सीरीज में ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कि वो ऑक्सीडाइज होगा, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन रिड्यूस होगा।
तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो जिंक और आयरन आयन चेंज हो रहे हैं जिंक आयन में और आयरन में, तो ये रिएक्शन जो है ये फिजिबल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमारे पास एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो हमारे पास पहली एप्लीकेशन है कि इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बताता है ये हमें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताती है। जैसे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है। जो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो नीचे है वो रिड्यूस होगा। ये बहुत सिंपल सा रूल है इसमें। जो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होगा यानी कि वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, और जो नीचे है वो रिड्यूस होगा यानी कि वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिंक और मैग्नीशियम आयन मिलके जिंक आयन बन रहा है और मैग्नीशियम बन रहा है, तो क्या बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है? जिंक और मैग्नीशियम आयन आपस में मिल रहे हैं और जिंक आयन और मैग्नीशियम बन रहे हैं, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? जी बच्चों, आवाज आ रही है? जी, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो एक्चुअली क्या होगा, मैग्नीशियम लूज करेगा और जिंक आयन रिड्यूस होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। जिंक जिंक जो है वो रिड्यूस होगा, मैग्नीशियम जो है ना वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या बता रही है? फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में भी बता रही है। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन से हैं हमारे पास? ज्यादा रिएक्टिव है हमारे पास लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद ये जिंक से लेके आयरन तक ये हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव है, और ये जो कैडमियम से लेड तक है ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब वो गेन करेंगे, वो लूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं मैग्नीशियम को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाऊं, यानी कि मैं मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना चाह रहा हूं, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? मैंने मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और ये बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? इस रिएक्शन में हम ये कह रहे हैं जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज वो होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। तो कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है? मैग्नीशियम ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीडाइज होना है और जिंक ने रिड्यूस होना है। जी, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? जी, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो मैग्नीशियम जो है वो 0 से +2 पे जा रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोजन +1 से 0 पे आ रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये पॉसिबल है। इसका मतलब है वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं।
सॉरी, वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके कॉपर क्लोराइड बना दे और हाइड्रोजन गैस बना दे, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अगर मैं आपसे कहूं कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके क्यूप्रिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना दे, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नो। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है। कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब है वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकाल सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन आयन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की इंपॉर्टेंस है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम सेल का ईएमएफ भी निकालते हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी कि सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सेल का ईएमएफ आ जाता है। तो अगर सेल का ईएमएफ पॉजिटिव में आए तो वो सेल पॉसिबल है, अगर सेल का ईएमएफ पॉजिटिव ना आए तो वो पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव आए तो वो पॉसिबल नहीं है जी। तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये सारी बातें क्लियर हो जाएं। ये सिलेबस, ये यूनिट खत्म हो गया है जी। सेल पोटेंशियल क्वेश्चन है हमारे पास। सेल पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शंस है टेम्परेचर, अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई दोगे ना तो फिर तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा ना, फिर तो आप जो मर्जी रिएक्शन करवा दो, फिर वो रिवर्सिबल सेल बन जाएगा ना। जब आपने एनर्जी दे के कोई काम करवाना है तो फिर तो आप जो मर्जी काम करवा लो। लेकिन आप चाह रहे हो कि एक काम खुद ब खुद हो, तो फिर वो खुद ब खुद वही होगा जो उसकी नेचर है। ठीक है? अगर आप नेचर के अगेंस्ट कोई काम करवाना चाहोगे तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जी, सेल पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। जी, सेल पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस पे, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, या ऑल ऑफ दीज? जी, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। जी, हमने बात नहीं की थी कि जब हम सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो वो हम 298 केल्विन पे मेजर करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से जो आयंस की आयोनाइजेशन है वो चेंज हो जाती है। फिर हमने कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की भी बात की थी।
जब हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि हम उसको डिप करते हैं उसके 1 मोलर सॉल्ट सोल्यूशन में, तो कंसेंट्रेशन जो है ये भी इफेक्ट करेगी और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी। एक वो इलेक्ट्रोलाइट है जो आयोनाइज ही नहीं होता, मतलब वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो फिर आयंस नहीं बनेंगे। जब आयंस नहीं बनेंगे तो सेल का पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सेल का पोटेंशियल इन सब पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करने से जो आयंस की प्रोडक्शन है वो चेंज हो जाती है। कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस, यानी कि आप 1 मोलर सोल्यूशन लेते हो तो 1 मोलर सोल्यूशन के अलावा अगर आप कोई और सोल्यूशन लोगे तो फिर उसका पोटेंशियल कुछ और आएगा। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ही नहीं हो रहा, अगर वो आयंस बना ही नहीं रहा, तो फिर आप जो है कैसे जो है सेल पोटेंशियल मेजर कर लोगे। जी क्वेश्चन है नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल would be positive if it is below she, above she, equal to she, और डेल्टा है बोथ ए एंड बी। जी, the value of oxidation potential would be positive if it is below she, above she, equal to she, both A and B. जी इसका आंसर है above she। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में है, इसका मतलब उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होगा। सो द राइट आंसर इज above she। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट्स। आयरन चेंज हो रहा है Fe+2 में, और इसका जो E0 है जी वो है +0.44 वोल्ट्स। और दूसरा है जी हमारे पास लेड जो है वो चेंज हो रहा है लेड आयन में, और इसका जो E0 है वो है -0.14 वोल्ट्स। नहीं, इसका है +0.14 वोल्ट्स। तो आपने इसमें इसके फैक्ट्स बताने हैं।
जी ये है +0.14 वोल्ट्स। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? जी आप ये इन फैक्ट्स को स्टडी कर लो और बताओ कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। जी इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है? इन दोनों में से आयरन ऊपर है, लेड नीचे है, तो इसका मतलब आयरन ऑक्सीडाइज होगा। और आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। आयरन का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। और लेड चूंकि नीचे है तो इसका मतलब जो लेड है वो रिड्यूस होगा। तो लेड की आपको ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन दी हुई है, तो लेड की आपने रिडक्शन वाली इक्वेशन बनानी है। तो ये फिर हो जाएगा ई नॉट, इसका चेंज होके -0.14 हो जाएगा। जी सो द राइट आंसर इज चार्ली। आयरन ऊपर है, लेड नीचे है। जो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो नीचे है वो रिड्यूस होगा। तो चार्ली ऑप्शन में हमारे पास आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, अगर आपको इस सेल की ईएमएफ निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? इस सेल की हमारे पास ईएमएफ कितनी आएगी? अगर आपको ये क्वेश्चन किया जाता कि इस सेल की ईएमएफ बताओ, तो इस सेल की ईएमएफ कितनी आएगी? जी बच्चों, इस सेल की आपने ईएमएफ निकालनी है। तो ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं? ईएमएफ हम निकालेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड कर देंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? आयरन की। तो आयरन की ऑक्सीडेशन वैल्यू कितनी है? +0.44। और लेड की क्या हो रही है? रिडक्शन। तो लेड की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है -0.14। तो 0.44 में से 0.14 निकाल दो तो आंसर आता है +0.30 वोल्ट्स। तो इस सेल की ईएमएफ जो है वो प्लस में आई है, तो ये पॉसिबल है। जी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने सेल की ईएमएफ निकालनी है। अ सेल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द फॉलोइंग टू हाफ सेल्स।
व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल। जी हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं, एक है जी ए जी प्लस, चेंज हो रहा है ए जी में, और इसका पोटेंशियल है प्लस 0.80 वोल्ट्स, और एल्यूमिनियम +3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये एल्यूमिनियम में जा रहा है, और इसका पोटेंशियल है -1.67 वोल्ट्स। तो इस सेल का वोल्टेज क्या होगा, 2.47 वोल्ट्स, 0.087 वोल्ट्स -0.87 वोल्ट, और डेल्टा ऑप्शन है 5.81 वोल्ट। नहीं बेटा, वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में था ना, तो वो नेगेटिव में ही रहेगा। हमने ये देखना होता है कि एक सेल में जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही आपने इस्तेमाल करना है। बेशक उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर प्लस में है तो प्लस में इस्तेमाल होगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में इस्तेमाल होगा। फिर हमने देखना है किसकी रिडक्शन हो रही है, तो अगर उसके रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू इस्तेमाल होगी, अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ही नेगेटिव तो वो नेगेटिव में इस्तेमाल होगी। जी तो ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल की आपने ईएमएफ निकालनी है। तो कौन ऊपर है, एल्यूमिनियम ऊपर है ना, और एल्यूमिनियम कि आपको इक्वेशन कौन सी दी गई है, रिडक्शन वाली, तो इसका मतलब ये आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो आपने इस इक्वेशन को उल्ट करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, +1.67 वोल्ट्स। तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, और सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। तो अब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इन दोनों को ऐड कर दो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 से 14, ये हो जाएगा 2.47। सो द राइट आंसर इज 2.47। लो भी लास्ट एमसीक्यू, उसके बाद ये क्लास एंड है। स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट stronger is the dash जी EMF of cell, oxidation potential, reduction potential, और डेल्टा है रिडॉक्स पोटेंशियल। जी स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर इज द EMF of the cell, oxidation potential, reduction potential and redox potential। जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगर वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, सॉरी इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। जी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, तो इसका मतलब है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जी बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
इंशाल्लाह आप लोग जो है इसमें रॉक करोगे। बहुत सिंपल सा यूनिट है, वो मुश्किल नहीं है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे नए यूनिट के साथ। हैलोजेंस का रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर वही है ना, कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का, उससे कम है क्लोरीन का, उससे कम है ब्रोमीन का, और उससे कम है आयोडीन का। नहीं नहीं, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है। वो हम वैसे जब हम नॉर्मली वैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो टॉप टू बॉटम कहते हैं हम, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर हम एक सेल के हवाले से, एक पोटेंशियल के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जब पोटेंशियल के हवाले से, एक सेल के हवाले से हम बात करते हैं तो फिर लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, सोडियम का कम है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।